अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। वो मेरी पेशा वराना ज़िंदगी का एक नाकाबिले फ़रोश लम्हा था। मेरा मौकल दम तोड़ रहा था और एक शख्स उसके करीब खड़ा बेख्तियार कहके लगा रहा था। पहली नज़र में वो मुझे पागल ही लगा था, मगर वो पागल नहीं था। कम अज़ कम तभी इस्तिलाह में पागल नहीं था। उसकी हंसी ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो शख्स तो खुलकर और सबके सामने हंस रहा था, लेकिन हम में से बहुतेरे ऐसे हैं जो बाज़ लोगों की मौत पर बहुत खुश होते हैं और दिल ही दिल में कहके लगाते हैं। ये और बात है कि दुनिया को दिखाने के लिए चेहरों पर सोगवारी तारी कर लेते हैं। मेरा मौकिल, जिसका नाम अफजल ख़ान था, झाँकुनी की नौयत से गुज़र रहा था, और दूसरा शख्स जिसका नाम बाद में रईस हुसैन शाहानी मालूम हुआ, अपने इंतकाम की तकमील पर बेख्तियार कहके लगा रहा था। ज़िंदगी की एक कहानी अपने अंजाम को पहुंच रही थी और दूसरी कहानी का आगाज़ हो रहा था। वहाँ कमोबेश 1 दर्जन अफराद मौजूद थे जो बाजूस रईस शाहानी खौफ व इबरत की नज़रों से मलकुल मौत को अफजल ख़ान की रूह कब्ज़ करते देख रहे थे। मौत का फरिश्ता तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी कार्रवाई बड़ी वाज़ह थी। जिस्म रूह को छोड़ने पर तैयार नहीं था, रूह जिस्म से अलग होने पर राज़ी नहीं थी। वो कर्ब अज़ियत की एक हौलनाक कैफियत थी। मौत का खौफनाक हाथ दराज था। फरिश्ता कह रहा था कि निकालो अपनी जान, मोहलत ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब हिसाब का वक्त है, अमाल के वज़न करने की घड़ी है। 2 दर्जन आंखें साकित थीं। चंद लम्हे बहुत तवील मालूम हो रहे थे, लेकिन जब अफजल ख़ान का जिस्म साकित हो गया तो यूँ लगा जैसे सब कुछ पलक झपकते ही हो गया हो। ये वो लम्हे थे जो मुझे ज़िंदगी याद रहेंगे, क्योंकि दुनियावी कानून के मुताबिक मौत बहुत बेवक्त और अचानक थी। वो अफजल ख़ान की सालगिरह और उसके नए मकान की इफ्तिताह का दिन था। दोनों तकरीबात एक साथ होने वाली थी। 2000 मुरब्बा गज पर बना हुआ अफजल पैलेस दुल्हन की मानंद सजा हुआ था। इमारत के चारों तरफ रंग बिरंगी झंडियाँ, गुब्बारे और रोशनी की झालरें लगाई जा रही थीं। अगबी गली में रात की ज़ियाफ़त के लिए देगे पकाई जा रही थी और हर तरफ एक गहमा गहमी का आलम था। तकरीब शाम के 7 बजे शुरू होने वाली थी। मैं भी इस तकरीब में मौजूद था, लेकिन मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना पड़ा। तकरीबन 2 सवा 2 बजे अफजल ख़ान ने मुझे फ़ोन किया और फ़ौरन अफजल पैलेस पहुँचने की हिदायत की। मेरे इस्तफ़सार पर उसने बताया पुलिस ने उसके दफ्तर और घर पर छापा मारा है और उसे गिरफ़्तार करना चाहती है। टेलीफोन पर वो खासा घबराया हुआ लग रहा था। फ़ोन बंद करने के बाद मैंने मेज़ पर फैले हुए कागजात समेटे और उसी वक्त रवाना हो गया। जब मैं अफजल पैलेस पहुंचा तो पुलिस ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर चुकी थी और अफजल ख़ान को हथकड़ी लगाकर थाने ले जाने वाली थी। मेरे पूछने पर मुझे बताया गया कि उन्होंने अफजल ख़ान के दफ्तर और घर पर छापा मारकर बड़ी मकदार में स्मगलिंग शुदा माल बरामद किया है। घर से बरामद होने वाली सामान की पेटियां बरामदे में रखी थीं। उनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक का सामान था। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, आपके पास क्या सबूत है कि ये स्मगलिंग का सामान है? आप कौन है? इंस्पेक्टर ने गुस्से से मुझे घूरा। मैं मिस्टर अफजल ख़ान का कानूनी मशीर हूँ, मैंने कहा। मिर्ज़ा अमजद बेग, एडवोकेट। सबूत हम अदालत में पेश करेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। अगर आप कहते हैं कि स्मगलिंग शुदा माल नहीं है तो इसके इंपोर्ट के कागजात पेश करें। कागजात दफ्तर में हैं, अफजल ख़ान ने कहा। आप मुझे कागजात पेश करने का मौका तो दें। हम आपके मैनेजर से बात कर चुके हैं, उसने और आपकी सेक्रेटरी ने यह एतराफ़ किया है कि माल स्मगलिंग शुदा है। इसके अलावा आपके पास गैर मुल्की करेंसी का क्या जवाज़ है? अफजल ख़ान मुझे एक तरफ करके होले से कहा कि मैं 20-25 हज़ार खर्च करने को तैयार हूँ। ये बात आप खुद ही करें, मैंने कहा। मुझे गैर कानूनी मामलात में मुलव्विस होना पसंद नहीं है। मैं उन्हें पेशकश कर चुका हूँ, अफजल ख़ान ने कहा, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं हैं। इनको किसी तरह राज़ी करने की कोशिश करें। अगर ये मुझे गिरफ़्तार करके ले गए तो बड़ी सख्त बदनामी होगी। थोड़ी देर में पंजाब से मेरे कुछ रिश्तेदार यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं उनकी नज़रों में ज़लील हो जाऊँगा। मैंने इंस्पेक्टर को एक तरफ करके कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने छापा मारने के लिए बहुत गलत वक्त का इंतखाब किया है। थोड़ी देर में अफजल साहब के कई रिश्तेदार पंजाब से आने वाले हैं। उसके अलावा बेशुमार मोअज़्ज़िज़ लोग इस तकरीब में मदऊ हैं। आप ऐसा करें कि एक दिन के लिए इस कार्रवाई को मुलतवी कर दें। मैं अफजल साहब की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, वो कहीं नहीं जाएंगे। अफजल साहब आपकी खिदमत करने के लिए भी तैयार हैं। आप सिर्फ एक दिन के लिए कार्रवाई रोक दें। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, अगर ये कार्रवाई मेरे इख्तियार में होती तो मैं इसे उसी वक्त रोक देता जब अफजल साहब मुझे 100 की गड्डियाँ दिखा रहे थे।
हमें इस कार्रवाई का ऊपर से हुक्म मिला है और एंटी करप्शन वाले इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, मुझे तो यहाँ कोई एंटी करप्शन का आदमी दिखाई नहीं देता। उनकी जीप गली के कोने पर खड़ी है, इंस्पेक्टर ने कहा। ऊपर वालों ने ख़ास तौर पर आज का दिन कार्रवाई के लिए मुंतखब किया है। कोई इंतकाम में कार्रवाई का चक्कर मालूम होता है। फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा और अफजल खान के करीब जाकर मायूसी से सर हिलाया। इतने में एक तीखे नकोश वाली पुरकशिश खातून, जिसने एक खूबसूरत ड्रेस पहन रखा था, ड्राइंग रूम से निकलकर हमारी तरफ बढ़ी। उसके बाल लंबे और रेशम की तरह मुलायम थे। उसकी उम्र 25-26 साल के लगभग मालूम होती थी। जब अफजल खान ने मुझे बताया कि वो उसकी बीवी है तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अफजल खान की उम्र 60 साल से मुतवाजिज थी। बाद में पता चला कि वो उसकी तीसरी बीवी थी और उसका नाम नादरा था। थोड़ी देर बाद एक शख्स जिसकी उम्र 50 साल के लगभग मालूम होती थी, गेट की तरफ से हमारी तरफ आता दिखाई दिया। नादरा हल्की से मुस्कुराहट से उस शख्स की तरफ देखने लगी। जब वो करीब पहुंचा तो नादरा ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, हेलो डैडी, आप कब आए? मुझे लगा जैसे अल्फाज बिजली की तरह अफजल खान की समाज से टकराए हों। वो बड़ी तेज़ी से घूमा और नादरा को यूं घोरने लगा जैसे वो कोई भूत हो। अफजल, ये मेरे डैडी हैं, नादरा ने बिल्कुल रस्मी अंदाज में कहा, और डैडी, ये मेरे शोहर। मुझे रईस हुसैन शाहानी कहते हैं, वो सलाम के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। हालांकि वो बाखूबी देख रहा था कि अफजल खान के हाथों में हथकड़ी लगी है और उसे सलाम करना उसकी बेबसी में इजाफा करने के मुतरादिफ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसने दास्ताएं यह हरकत की थी, क्योंकि उसने फ़ौरन ही ओह सॉरी कहकर हाथ पीछे कर लिया था। तुम्हारे डैडी? अफजल खान ने हैरानी से कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैडी। झूठ बोला था, नादरा ने बेपरवाही से कहा। मैं उन्हें अपनी शादी से दूर रखना चाहती थी। अफजल खान इस तरह रईस शाहानी को घूर रहा था जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मेरा ख्याल है कि आप मेरे वालिद को जानते होंगे, रईस शाहानी ने कहा। उनका नाम अमीर हुसैन शाहानी था, बड़े गरीब नवाज थे। 3 साल कबल उनका इंतकाल हो गया था। नादरा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताना मसलियत के ख़िलाफ़ था, नादरा के बजाय उसके बाप ने जवाब दिया। मेरे वालिद ने आपकी वजह से बहुत नुकसान उठाया है। आज उन नुकसानात की तलाफ़ी का दिन है। उसने कहका लगाया, आज हिसाब किताब का दिन है। फिर वो इंस्पेक्टर से मुखातिब होकर बोला, डीएसपी साहब पूछ रहे हैं कि और कितनी देर लगेगी? यहाँ की कार्रवाई तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। चंद मिनट और लगेंगे, बरामद होने वाले सामान की फहरिस्त तैयार हो रही है। इसी स्ना में एक मोमर और बारिश शख्स वहाँ वारिद हुआ। उसकी दाढ़ी में स्याह बालों का तनासुब बहुत कम था, ज़्यादातर सफ़ेद बाल थे। अगरचे उसका लिबास बहुत सादा सा था, ताहम उसके चेहरे पर बड़ी तमानियत पाई जाती थी। बाद में पता चला कि वो अफजल खान के बचपन का दोस्त था और वो अपने दोस्त के हाथों में हथकड़ी देखकर परेशान हो गया और पुलिस के आदमियों से सूरत हाल के बारे में पूछने लगा। ये बात बड़ी वाज़ह नज़र आ रही थी कि पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसमें रईस हुसैन शाहानी का हाथ था, बल्कि बाद में ये बात भी सामने आई कि असल मुखबरी उसकी बेटी नादरा शाहानी ने की थी। लेकिन फ़िलहाल ये जिक्र कबल अज़ वक्त होगा। रईस शाहानी बड़ा खुश नज़र आ रहा था। इस इसना में एक वैगन गेट के सामने रुकी और कुछ अफराद जो लिबास और वज़ाक़ता के एतबार से मुसाफिर मालूम होते थे, एक एक करके बाहर आने लगे। बाद में पता चला कि वह अफजल हुसैन के अजीज़ और रिश्तेदार थे जो पंजाब से आए थे। उन्हें देखकर अचानक अफजल खान के चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार हो गया और वो हथकड़ी पर जोर आजमाई करने लगा। ये देखकर रईस हुसैन शाहानी ने एक और कहका लगाया। चंद लम्हों के अंदर अफजल खान ज़मीन पर गिरा और गिरते ही दम तोड़ दिया। उसका हार्ट फेल हो गया था। वो खुशी की तकरीब मातम में तब्दील हो गई। चंद रोज़ बाद वो बारिश शख्स जिसका मैं जिक्र ऊपर कर चुका हूँ मेरे दफ्तर में आया। उसका नाम हम ज़मीर हुसैन फ़र्ज कर लेते हैं। उसके साथ एक 35-36 साला नौजवान था। वो खासा खामोश तबीयत और हाल मस्त किस्म का शख्स मालूम होता था। रस्मी कलमात के बाद ज़मीर हुसैन ने नौजवान का तारुफ कराते हुए कहा, यह अफजल खान का बेटा अनवर खान है। मैंने हैरत से ये बात सुनी और सिया रेश नौजवान को घूरने लगा। उसके लिबास और वज़ह कता में हद दर्जा सादगी पाई जाती थी। आप उन्हीं अफजल खान के बेटे हैं जिनका चंद रोज़ पहले इंतकाल हुआ है? जी हाँ, अनवर ने जवाब दिया। हमारे लिए तो वो बहुत पहले ही इंतकाल कर चुके थे। हैरत है, मैंने कहा, कभी उन्होंने आपका जिक्र नहीं किया था। मेरी अफजल खान से ज़्यादा पुरानी शनासाई नहीं थी। 3 साल कबल एक किराएदारी केस के सिलसिले में मेरी उससे मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसने मुझे अपना कानूनी मशीर रख लिया था, लेकिन हमारी शनासाई ज़्यादातर कारोबारी नोयत की थी। अफजल पैलेस जाने का वो मेरा पहला मौका था। बेग साहब, ये बड़ी लंबी कहानी है, ज़मीर हुसैन ने कहा। कभी फुर्सत मिले तो ज़रूर सुनाऊंगा। फिलवक्त हम आपके पास अफजल की जायदाद के सिलसिले में हाजिर हुए हैं।
افضل نے اپنی زندگی میں ان بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ان کی والدہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن بچوں کے حقوق تو اس پر ہر حال میں واجب تھے۔ ان لوگوں نے جب مصائب اور تکلیفوں میں زندگی گزاری ہے، ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے والدہ نے ان کے خاطر دوسری شادی نہیں کی اور بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔ اب اس کی موت کے بعد کم از کم ان بچوں کو ان کا حق ضرور ملنا چاہیے۔ چونکہ میں افضل خان کا قانونی مشیر تھا، اس لیے میں اس کے کاروبار کی صورتحال سے آگاہ تھا۔ وہ جعفر ٹریڈرز کے نام سے کاروبار کرتا تھا، جس میں اس کے علاوہ 2 اور پارٹنر تھے۔ ایک تو اس کی تیسری بیوی نادرہ تھی اور دوسری ایک عورت تھی، اس کا نام صفیہ جعفر تھا۔ اس کے بارے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ ایک بیوہ عورت تھی اور افضل خان ہر مہینے ایک مخصوص رقم اسے ادا کرتا تھا۔ ذاتی طور پر میں کبھی اس سے نہیں ملا تھا۔ ضمیر صاحب، بات یہ ہے کہ افضل صاحب کی جائیداد کا معاملہ خاصا پیچیدہ ہے، میں نے کہا۔ افضل پیلس کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کے نام ہیں، لیکن ان کے کاروبار میں 2 حصے دار ہیں، اور ایک تو ان کی بیوی نادرہ اور دوسری صفیہ جعفر نامی کوئی خاتون ہے۔ یہ خاتون 50% حصے کی مالک ہے۔ افضل خان کا حصہ 30% ہے اور باقی 20% نادرہ کا ہے۔ میری معلومات کے مطابق نادرہ افضل پیلس پر قابض ہے اور اس کے باپ نے دفتر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس نے 2 روز قبل اپنی بیٹی اور صفیہ جعفر سے پاور آف اٹرنی حاصل کر لی ہے۔ ایسی صورت میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انور کو جائیداد ملنے کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں۔ انور نے ضمیر حسین سے کہا، چچا جان، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آئیے چلیے، معاف کرنا وکیل صاحب، ہماری وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہوا۔ اس نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر میری میز پر رکھ دیا۔ یہ آپ کی مشورہ فیس۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، لیکن اس نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، چچا جان، میں نیچے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے نوٹ اٹھا کر ضمیر حسین کی طرف بڑھایا، یہ انور کو واپس کر دیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، اب وہ نوٹ واپس نہیں لے گا۔ وہ وفادار لڑکا ہے، باپ سے بالکل مختلف۔ افضل خان کو میں بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ دھوکہ فریب، لوٹ کھسوٹ اور ناجائز ذرائع سے دولت کمانے کا فن جانتا تھا، لیکن یہ لڑکا ناجائز کمائی کا 1 پیسہ بھی خرچ کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ باپ کی غلط حرکتوں کا رد عمل ہے۔ اس میں اس کی ماں کی تربیت کا دخل بھی ہے۔ انور سے چھوٹے لڑکے کا نام جمیل ہے، وہ بھی نہایت ایماندار محنتی لڑکا ہے۔ جب افضل خان نے انہیں گھر سے نکالا تو دونوں زیر تعلیم تھے۔ مجھے یاد ہے انہیں بعض اوقات فاقے بھی کرنا پڑتے تھے، مگر انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، یہاں تک کہ باپ سے بھی کچھ لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ افضل سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ انور کی اس وقت 1200-1300 روپے تنخواہ ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے اور 2 بچے بھی ہیں، دونوں لڑکیاں ہیں۔ جمیل کی شادی ابھی نہیں ہوئی، وہ ایک نیم سرکاری محکمے میں ملازم ہے اور اس کی تقریباً 900 روپے تنخواہ ہے۔ دونوں اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2000 روپے میں 6 افراد کتنی مشکل سے گزارا کرتے ہوں گے۔ ان کی خودداری کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی افضل کی جائیداد پر دعویٰ کرنا پسند نہیں کرتا۔ انور بڑی مشکل سے میرے ساتھ آنے پر تیار ہوا تھا، لیکن آپ ضرور کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ حقدار کو ضرور اس کا حق ملنا چاہیے۔ ضمیر صاحب، یہ بہت مشکل قسم کا کیس ہے، میں نے کہا۔ اس میں فیس اور دیگر اخراجات بہت زیادہ ہوں گے۔ انور اور جمیل ان اخراجات کے محتمل نہیں ہو سکیں گے۔ فیس میں ادا کروں گا، اس نے کہا۔ چند سال پہلے تک میرے مالی حالات اچھے نہیں تھے، مگر اب اللہ کا فضل ہے۔ میرے بڑے بیٹے نے 2 سال قبل PhD کی تھی، اسے حال میں ہی بین الاقوامی ادارے میں ملازمت مل گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی منگنی جمیل سے کر دی ہے اور ہم ایک طرح سے فیملی ممبر ہیں۔ ویسے اس سے آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے اپنے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے جائیداد کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ میں ناہید بہن کے لیے کرنا چاہتا ہوں، بیچاری نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ چند روز بعد آئیں، میں نے کہا، تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ کیس میں کہاں تک گنجائش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کیس دائر کر دیا گیا تو اصل مدعیان کو قانونی ضروریات کے مطابق پورا تعاون کرنا پڑے گا۔ یہ بات آپ انور اور اس کی والدہ سے پوچھ لیں، انہیں کسی قسم کے قانونی کاغذات پر دستخط کرنا پڑیں گے اور سب سے پہلے وکالت نامے پر دستخط کرنا ہوں گے۔ میں انہیں راضی کر لوں گا، ضمیر حسین نے کہا۔ آپ کسی روز تھوڑا سا وقت نکالیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ناہید بہن یعنی انور کی والدہ سے مل لیں اور ملاقات کے دوران ہی ان سے وکالت نامے پر دستخط بھی کروا لیں۔ میں نے کہا کہ میں وقت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میری ہچکچاہٹ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں جعفر ٹریڈرز کا قانونی مشیر تھا اور اب چونکہ کاروبار کا انتظام رئیس شہانی کے ہاتھ میں تھا، اس لیے میں اس کی بیٹی کے خلاف کیس لینے میں متعمل تھا۔
तीसरे या चौथे रोज़ रईस शाहानी और उसकी बेटी, जो अब नादरा शाहानी कहलवाना ज़्यादा पसंद करती थी, मेरे दफ्तर में आए। शाहानी ने बगैर किसी तोहमत के कहा कि वो जाफर ट्रेडर्स की फ़ाइलें लेने आया है। मुझे उसका लबो लहजा पसंद नहीं आया। मैंने पूछा, आप किस हैसियत से फ़ाइलें लेने आए हैं? आई थिंक कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, उसने कहा। अफजल खान मेरा दामाद था, ये उसकी बीवी, मेरा मतलब है बेवा है। मुझे आपके रिश्तों के बारे में कोई शबा नहीं है, मैंने कहा, बट आई वुड लाइक टू सी योर लीगल अथॉरिटी। लुक मिस्टर काउंसलर, शाहानी ने कहा, नादरा ना सिर्फ अफजल की बीवी थी बल्कि उसकी बिजनेस पार्टनर भी, और तुम ये बात खूब जानते हो। मैं इसके अलावा भी कुछ बातें जानता हूँ, मैंने कहा। मसलन ये कि नादरा सिर्फ 20% की पार्टनर है, जबकि 50% की पार्टनर मिसेस सफ़िया जाफ़र हैं। इसके अलावा अब मैं भी 50% की पार्टनर हूँ, नादरा ने कहा। अफजल की मौत के बाद उसका हिस्सा अब मेरा हिस्सा है, क्योंकि मैं अब उसकी कानूनी वारिस हूँ। मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इसके अलावा अफजल खान के 2 बेटे भी जायदाद के दावेदार हैं। बेटे? नादरा चौंक कर बोली, ये बेटे कहाँ से आ गए? मालूम होता है कि अफजल खान ने तुम्हें अपनी पहली बीवी के बारे में नहीं बताया। आई थिंक कि पहली बीवी से उसकी कोई औलाद नहीं थी। हो सकता है कि उस औरत ने दूसरी शादी कर ली हो और ये बेटे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उन दूसरे शोहर के हों। मैंने अंदाज़ा लगाया कि अफजल खान ने नादरा को अपनी पहली बीवी के बारे में कुछ नहीं बताया था। जिस बीवी का वो जिक्र कर रही थी वो गालिबन अफजल की दूसरी बीवी थी। लिहाजा मैंने इस बात को पर्दा राज में रखना मुनासिब समझा और कहा, मुमकिन है तुम्हारी बात ठीक हो, लेकिन मुझे इसकी तस्दीक करना पड़ेगी, इसलिए कि तुम्हें चंद रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। और फाइलें? रईस शाहानी ने पूछा। देखिए मिस्टर शाहानी, आप कारोबारी आदमी हैं, मैं यूं ही फाइलें आपके हवाले नहीं कर सकता। मेरे पास दोनों पार्टनर्स के दस्तखतों से ख़त आना चाहिए। इसके अलावा मेरे कुछ वाजबात भी हैं, और इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे आपका तर्ज तकल्लुम पसंद नहीं आया। मैं कोई फुटपाथिया नहीं हूँ, लीगल एडवाइज़र हूँ। लेकिन उसने सॉरी नहीं कहा, उठते हुए बोला, ओके मिस्टर काउंसलर, यू विल गेट योर लेटर। वो अपनी बेटी के हमरा सलाम किए बगैर मेरे दफ्तर से निकल गया। ये बात बड़ी वाज़ह थी कि वो किसी और को अपना मशीर बनाना चाहता था। उसकी इस रवैये से, उस इखलाकी पाबंदी से आज़ाद हो गया था जो उसके मुखालिफ पार्टी का केस कबूल करने में माने थी। मुझे ख्याल आया कि सफ़िया जाफ़र से, जो कंपनी की अहम पार्टनर थी, बात करना चाहिए। हो सकता है कि उससे मिलने के बाद कोई काम की बात मालूम हो जाए। पहले मैंने उसका फ़ोन नंबर तलाश करने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हुई। अलबत्ता उसके रिहाइश गाह का पता फ़ाइल में मौजूद था। शाम को दफ्तर से छुट्टी के बाद मैं उसके घर, जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में था, पहुंच गया। दस्तक की आवाज़ पर सामने रंग की एक 15 साल लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपना तारुफ कराया और कहा कि मैं सफ़िया जाफ़र से मिलना चाहता हूँ। लड़की ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद एक भारी जिस्म की औरत कमरे में आई और मुझसे मेरी आमद का मदा पूछा। उसकी उम्र 46-45 साल के करीब मालूम होती थी। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है, मैंने कहा। मैं जाफ़र ट्रेडर्स का कानूनी मशीर हूँ। सफ़िया जाफ़र आप ही हैं? नहीं, वो मेरी वालदा हैं, खातून ने कहा। मैं उनसे उनके फार्म के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आप उनसे मुलाकात हो सकती है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, खातून ने कहा। मैं पूछती हूँ। वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उनके साथ एक सफ़ेद बालों वाली कमज़ोर सी बूढ़ी औरत थी, जिसकी उम्र 70 वर्ष के लगभग मालूम होती थी। उसकी नज़र भी कमज़ोर थी। मुझे एक बार फिर अपना तारुफ कराना पड़ा। अम्मा जी, आपको अपने पार्टनर की वफ़ात का तो पता चल ही गया होगा, मैंने कहा। मैं ये पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि सफ़िया जाफ़र हाथ झटक कर बोली, एक खस कम जहाँ पाक, इस जहन्नुमी के तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। मुझे शाहानी का वो कहका याद आ गया जो उसने अफजल खान की मौत पर लगाया था। रफ्ता रफ्ता उसके कहके में कई खामोश कहके शामिल होते जा रहे थे। कोई शख्स भी अफजल खान की मौत पर अफसरदा नहीं था। मालूम होता है कि आप अफजल खान से नाराज़ थी, मैंने कहा। वो इंतहाई कमीना और ख़ुद पसंद शख्स था, धोखेबाज, मक्कार। उसने मेरी बेटी फ़िरोज़ा को सब्ज़बाज दिखाकर उससे शादी की और फिर उसे तलाक दे दी। उसने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया। मेरे शोहर ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और जाँ बहक हो गए। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब उन्होंने इस जलील शख्स को अपना पार्टनर बनाया था। मैंने फ़िरोज़ा की तरफ देखा, जो खामोशी से एक तरफ बैठी थी। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे और बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी। आपने एक शादीशुदा शख्स से शादी क्यों की? मैंने फ़िरोज़ा से पूछा। वो अपने हाथों को घूरते हुए बोली, वो शादीशुदा ना भी होता तो यही हरकत करता। ए हटो, क्या बात करते हो? मिसेस जाफ़र ने कहा। शादीशुदा मर्द से शादी करने में क्या बुराई है? अल्लाह बख्शे, हमारे नाना ने 3 शादियाँ की थी, तीनों को आखिर दम तक निभाया।
मजाले जो किसी से राय बराबर नाइंसाफ़ी की हो, लेकिन अफजल की असल और नस्ल ही ख़राब थी। शुरू में से बहुत अच्छा था, हमारे घर के 100 से चक्कर लगाता था, लेकिन नियत का हाल कौन जाने। फ़िरोज़ा को डॉक्टर बनने का प्रोग्राम था, लेकिन उसकी वजह से ये अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी। उसने अफजल खान के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन चूंकि इन बातों का बराह रास्त इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए उन्हें हज़फ किया जाता है। जब उसने अपनी कहानी ख़त्म की तो मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि आपने अफजल की तीसरी बीवी के बाप को कारोबार चलाने के लिए पावर ऑफ अटर्नी दे दी है। तीसरी बीवी? मिसेस सफ़िया जाफ़र ने कहा। क्या अफजल ने तीसरी शादी की थी? जी हाँ, नादरा शानी उसकी तीसरी बीवी है, लेकिन अफजल ने तो कहा था कि उसने सरमाए की कमी को पूरा करने और इनकम टैक्स बचाने के लिए एक नई पार्टनर बनाई है। बल्कि उसने ये भी कहा था कि सरमाया तो दरअसल लड़की का बाप लगा रहा है, लेकिन चूंकि वो पहले ही कई फर्मों में हिस्सेदार है, इसलिए कागज़ों में उसकी बेटी का नाम लिखा जाएगा। बेटा, मुझे ना तो कारोबार का तजुर्बा है और ना ही कोई दिलचस्पी है। अफजल ही स्याह और सफ़ेद का मालिक बना हुआ था। बल्कि मैं तो ये गनीमत समझती हूँ कि वो हमें माहवार रकम भिजवा देता था, वरना वो तो बहुत से लोगों के पैसे खा गया था। अगर मुझे मालूम होता कि ये लड़की, क्या नाम बताया, नादरा अफजल की बीवी है, तो मैं उसके बाप को कभी पावर ऑफ अटर्नी ना देती। अब तुम जो मशवरा दोगे मैं वही करूँगी। रईस शानी आज मेरे पास आया था। मैंने कहा वो किसी और को अपना कानूनी मशीर बनाना चाहता है, लेकिन मैंने फाइलें वापस नहीं की। असूली तौर पर जब तक आप राज़ी ना हो वो मेरी हैसियत ख़त्म नहीं कर सकता। शायद वो कल आपके पास आए और लेटर पर दस्तखत करने के लिए कहे। अच्छा हुआ तुम मुझे असल हकीकत बता दी, मैं अब किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं करूँगी। बीच में एक मसला और भी है। मैंने कहा, मेरे पास अफजल की पहली बीवी का बेटा अनवर आया था। वह जायदाद के सिलसिले में मुकदमा करना चाहता है। इस सिलसिले में अभी मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में अफजल की पहली बीवी नाहिद और उसके बेटों के हालात बताए। मिसेस सफ़िया जाफ़र ने कानों को हाथ लगाए। इसका मतलब है कि वो आगबत ना अंदेश सिर्फ अपने नफ्स का बंदा था, उसे अपनी ज़ात के सिवा किसी और की परवाह नहीं थी। तुम उन बच्चों को ज़रूर उनका हक दिलवाओ। अगर किसी मामले में मेरी गवाही की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। अम्मी, अब मौका है, फ़िरोज़ा ने कहा। क्यों ना हम अपना हिस्सा अलग करने का मुतालबा कर दें। तकरीबन निफ्स घंटे तक वो इस ज़माने में मशवरा करती रही, लेकिन चूँकि ये भी एक ज़मनी बात है, इसलिए इसका जिक्र भी छोड़ा जाता है। इसके बाद एक हफ्ते तक रईस शाहानी उसकी बेटी मेरे दफ्तर में नहीं आए। अफजल खान की जायदाद का केस स्टडी करने के बाद बाज़ मुफीद नुकात सामने आए, जिनका वक्त आने पर जिक्र किया जाएगा। 10 रोज़ बाद ज़मीर हुसैन दोबारा मेरे पास आया और पूछा कि मैंने केस के बारे में क्या फ़ैसला किया है। मैं केस दाखिल करने के लिए तैयार हूँ, मैंने कहा। अनवर और उसकी वालदा ने क्या फ़ैसला किया है? मैंने उन्हें राज़ी कर लिया है, उसने कहा। अगर आपको फुर्सत हो तो अभी मेरे साथ चलिए, अनवर की वालदा से भी बात कर लें और वकालतनामे पर दस्तखत भी करवा लें। उस वक्त शाम के 5 बजने वाले थे और मैं दफ्तर से उठने का इरादा कर ही रहा था, लिहाजा मैंने अपने कागजात समेटे और दफ्तर बंद करके उसके साथ रवाना हो गया। रास्ते में वो अफजल खान की ज़िंदगी के हालात सुनाता रहा। इंतहाई इबरत अंगेज़ हालात थे, लेकिन उनका इस कहानी से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए उनके जिक्र से माजरत चाहता हूँ। ताहम मैंने अपने दोस्त और आपके जाने पहचाने राइटर से कह दिया है कि वो ज़मीर हुसैन से मिलकर इन हालात को सुन लें और अगर मुनासिब समझो तो अपने मखसूस अंदाज में उन्हें आपके सामने पेश कर दें। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि ये ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है, इसकी कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। एक कहानी का अंजाम दूसरी कहानी का नुक्ते आगाज़ बन जाता है और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस रोए ज़मीन पर बशर मौजूद हैं, क्योंकि जहाँ बशर होगा वहाँ शर भी होगा और शर कहानियों को जन्म देता है। बहरहाल मैं ज़मीर हुसैन की रहनुमाई में एक छोटी सी बस्ती में पहुँच गया। शुरू में इस बस्ती का नाम गोलीमार था, लेकिन बाद में भाई लोगों ने इसका नाम गुलबहार रख दिया। लेकिन इत्मीनान रखिए, वहाँ ना गुल है ना बहार। नीम पुख्ता गलियाँ, छोटे छोटे मकानात और सेहत व सफाई का फकदान है। अनवर खान का किराए का मकान देखकर मुझे अफजल पैलेस याद आ गया। मेरा ख्याल है कि अफजल का गिराज भी इस मकान से बड़ा था। ज़मीर हुसैन ने कार से निकलकर दरवाजे पर दस्तखत दी। लम्हे भर के बाद एक 30-32 साल शख्स ने दरवाज़ा खोला। उसकी शक्ल अफजल खान से मिलती जुलती थी। उसके साथ ही चंद रस्मी बातें हुई। ज़मीर हुसैन ने उसका तारुफ कराया। वो अनवर का छोटा भाई जमील था। वो हमें एक छोटे से कमरे में ले गया जो सस्ते फर्नीचर से आरास्ता था।
जमील बेटे, बेग साहब का शुमार बेहतरीन वकीलों में होता है, ज़मीर हुसैन ने कहा। मुझे उम्मीद है कि इनकी कोशिश से तुम लोग अपने वालिद की जायदाद हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। जमील चंद लम्हों तक फर्श को घूरता रहा, फिर खुद कलामी के अंदाज में बोला, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तो नहीं मिली, जायदाद लेकर क्या करेंगे। उसने गहरा सांस लिया और अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, आप तशरीफ़ रखिए, मैं अम्मी को भेजता हूँ। उसने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया था वो गालबन बाप की शफकत थी। थोड़ी देर बाद एक दुबली पतली मोअम्मर खातून कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और बाल ज़्यादातर सफ़ेद थे। उसे देखकर मुझे अफजल और उसकी तीसरी बीवी नादरा याद आई। अगरचे अफजल भी बूढ़ा था, ताहम उसकी सेहत अच्छी थी। वो उम्दा सूट पहनता था और देखने में खासा स्मार्ट लगता था। उसकी तीसरी बीवी अगरचे देखने में नरम और नाजुक तितली लगती थी, लेकिन दर हकीकत वो इंतकाम के जहर में भुजा हुआ एक तीर थी। उसके मुकाबले में नाहिद बेगम अगरचे मोमर और कमज़ोर थीं, ताहम उनके चेहरे पर एक वक़ार पाया जाता था, एक अजमत और बुजुर्गी नज़र आती थी। अगर अफजल खान इस औरत को घर से ना निकालता तो शायद इतनी हसरतनाक मौत ना मरता। रस्मी तारुफ के बाद नाहिद बेगम ने कहा, अमजद बेटे, सच पूछो तो हमें अफजल की दौलत और जायदाद की कोई ख्वाहिश नहीं है। हम इस किराए के मकान में बहुत खुश और मुतमईन हैं, लेकिन ज़मीर भाई का इसरार है कि बेटों को उनका हक मिलना चाहिए। जी हाँ, जो जिसका हक है वो उसे ज़रूर मिलना चाहिए, मैंने कहा। ज़मीर साहब ने मुझे जो हालात बताए हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि अफजल ने आपके साथ बहुत ज़्यादती की है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। नाहिद बेगम ने दोनों हाथ फैलाए। मैं समझती हूँ कि जो कुछ हुआ वो बेहतर ही हुआ। अगर मेरे बच्चे नाजायज़ कमाई पर पलते तो शायद वो भी अपने बाप की तरह दुनियादारी की दलदल में फंस जाते। एक 27-28 साल लड़की चाय की ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ साथ दो बच्चियां भी कमरे में दाखिल हुईं। एक की उम्र 4 साल के लगभग थी और दूसरी उससे 1.5-2 साल बड़ी लगती थी। दोनों ने एक जैसे खूबसूरत फ्रॉक पहन रखे थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों ने बड़े अदब से पहले मुझे और फिर ज़मीर हुसैन को सलाम किया। ये मेरी बहू गज़ाला है, नाहिद बेगम ने कहा, और ये दोनों इसकी बच्चियां हैं। गज़ाला ने मुझे सलाम किया और बैठकर चाय बनाने लगी। उस छोटे से कमरे का माहौल एकदम पुरसकून और खुशगवार सा लगने लगा। वो एक खुशबाश और मुतमईन घराना था, जहाँ से मोहब्बत और खलूस की महक आती थी, जहाँ नफ़रत, रियाकारी और ख़ुद पसंदी का दूर दूर तक निशान नहीं था। मुझे वो छोटी सी जन्नत बहुत प्यारी लगी। नाहिद बेगम ने मेरे इसरार पर अपने माजी के कुछ वाक़यात सुनाए, ताहम उसके लहजे में कोई शिकवा या कोई हसरत नहीं थी। वो बार बार यही कहती थी कि खुदा जिस हाल में रखे इंसान को उसी हाल में रहना चाहिए। उसने बताया कि जब उसकी अफजल के साथ शादी हुई थी तो वो एक बेरोज़गार नौजवान था और शुरू में इससे भी तंग मकान में रहते थे। अगर मौका मिला तो इन वाक़यात को किसी दूसरी जगह बयान किया जाएगा। बहरहाल उसने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए और मैंने केस तैयार करना शुरू कर दिया। इस इसना में मैंने अदालत से अफजल की जायदाद के सिलसिले में हुक्म हासिल कर लिया और तमाम मुतल्लका अफराद को बाशमूल रईस शाहानी और नादरा शाहानी इस मजमून के नोटिस भिजवा दिए कि वो ताहुक्म अदालत मरहूम अफजल खान की जायदाद मनकूला बगैर मनकूला को ना तो अपने तसर्रुफ में लाएं और ना ही उसकी खरीदो फरोख्त करें। नोटिस अखबारात में भी शाया करा दिया गया। नेज़ उन बैंकों और इदारों में भी भिजवा दिया गया जिनके साथ अफजल खान का ज़ाती या जाफर ट्रेडर्स के पार्टनर की हैसियत से लेन देन था। दूसरा काम मैंने ये किया कि मिसेस सफ़िया जाफर ने शाहानी को जो पावर ऑफ अटर्नी दी हुई थी उसे मनसूख करा दिया और बेल्फ की निगरानी में जाफर ट्रेडर्स का दफ्तर सील करा दिया। कि सारा काम चूँकि मैंने अचानक और खामोशी से कराया था, इसलिए शाहानी को कोई गड़बड़ करने का मौका नहीं मिला। उसके अगले रोज़ नादरा शाहानी मेरे दफ्तर में आई। वो कीमती साड़ी में मलबूस थी और उसके साथ दरमियानी उम्र की एक औरत थी। रस्मी कलमात के बाद उसने बताया कि वो उसकी फूफी थी और उसका नाम उसने ज़ैनब लखानी बताया। नादरा बड़े खुशगवार मूड में बोली, बेग साहब, आप हमसे कुछ नाराज़ मालूम होते हैं। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने कहा। नाराज़ उससे हुआ जाता है जिससे इंसान पहले राज़ी हो। दोनों ने कहका लगाया। ज़ैनब लखानी गो खासे भारी भरकम जिस्म की मालिक थीं, ताहम यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि जवानी में उसका हुस्न खासे ज़हद शकुन रहा होगा। मैंने उनके कहके पर मुतअज्जिब होते हुए कहा, मैंने कोई हंसने वाली बात तो नहीं की। चलिए हम आपको पहले राज़ी करने की कोशिश करते हैं। ज़ैनब ने कहा, आज रात के खाने के बारे में क्या ख्याल है। मैंने यूं ही बात बनाई, आज मेरी होने वाली ने मुझे खाने पर मदऊ किया है। नादरा ने ज़बरदस्त हैरानी से कहा, माय गॉड, अभी तक हुई नहीं। नहीं, मैंने नफ़ई में सर हिलाया, अभी नहीं हुई उम्र कैद। दोनों ने मेरी बात समझने में चंद लम्हे लिए, फिर एक और मुश्तरका कहका लगाया।
ज़ैनब घड़ी पर नज़र डालकर बोली, 4:45 हो रहे हैं, चलिए आपको चाय पिलाते हैं। वो दरअसल बात यह है कि मैं एक ओह कम ऑन बेग साहब, ज़ैनब ने कहा, वी वांट टू टॉक बिजनेस विद यू। दोनों यहाँ चारहाना तरीके से मुझे इंटरकॉन में ले जगईं। जब बेरा खाने पीने का सामान रख कर चला गया तो मैंने नादरा से कहा, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, तुम्हारा तो ये इद्दत पीरियड है। वॉट अ नॉनसेंस, नादरा ने कहा, मैं ऐसी फरसुदा बातों पर यकीन नहीं रखती। बाय द वे, ये इद्दत कितने दिनों की होती है? 4 महीने 10 दिन। शो इम्पॉसिबल, मैं तो 4 दिन भी घर में नहीं बैठ सकती। दरअसल नादरा हाफ क्रिश्चियन और हाफ मुस्लिम है, ज़ैनब ने कहा। इसकी मम्मी अमेरिकन है, लेकिन ये खालिस मशरे की लड़की है। लोग इसे देखकर हैरान होते हैं। जी हाँ, हैरान तो मैं भी बहुत हूँ। थोड़ी देर बाद ज़ैनब मतलब कि बात की तरफ आई और बोली, बेग साहब, हमें आपका नोटिस मिल चुका है। हमने अपने वकील से बात की है। उसका कहना है कि अफजल के लड़कों को कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ले दे के बात ख़त्म कर दी जाए। आफ्टर ऑल इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज़ होती है। आपके ख्याल में अफजल के बेटों का कितना हक बनता है? हक वक की बात नहीं है, वी वॉन्ट टू हेल्प विद दैम। अफजल ने जो कुछ छोड़ा है वो मेरे डैडी का है। ये 30 साल पुरानी बात है। अफजल मेरे डैडी के पास मुलाजिम था और 5-6 लाख रुपए के लेकर भाग गया था। इस ज़मन में उसने एक लंबी कहानी सुनाई जिसको मैं मुख्तलिफ अंदाज में ज़मीर हुसैन की ज़ुबानी सुन चुका था। मिसेस लखानी, मैं कानूनी आदमी हूँ, इसलिए कानून की बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके डैडी ने अफजल की ज़िंदगी में कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, और दूसरी बात ये बताएं कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि अफजल आपके डैडी के 5-6 लाख रुपए लेकर भाग गया था। सबूत कोई नहीं है, ज़ैनब ने कहा, और इसी वजह से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। लेकिन हम लोग अपने पैसे ना भूलते हैं ना छोड़ते हैं। जब मेरे भाई को पता चला कि अफजल ने डैडी के साथ फ्रॉड किया है तो उसने सारी रकम सूद समेत वसूल करने की कोशिश शुरू कर दी। नादरा की अफजल के साथ शादी इसी कोशिश का हिस्सा थी। लेकिन उस वक्त हमें ये मालूम नहीं था कि अफजल के 2 बेटे भी हैं, इस शहर में मौजूद हैं, वरना हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते। कदर तवक्कुर के बाद उसने कहा, हम बात ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। 1 लाख आपकी फ़ीस और 2 लाख रुपए अफजल के दोनों बेटों के लिए। मैं आपको इससे बेहतर तरीका बता सकता हूँ, मैंने कहा। आप ऐसा करें कि जितनी रकम का अफजल ने आपके डैडी के साथ फ्रॉड किया था वो ले लें और बाकी से दस्तबरदार हो जाएं। बेग साहब, 30 साल कबल के 5 लाख आज के 20 लाख के बराबर होंगे, नादरा ने कहा। इसके अलावा मैं अफजल की बेवा हूँ, इसकी जायदाद पर मेरा भी हक है। अगर आप इस फार्मूले के मुताबिक हिसाब करेंगे तो लड़कों के हिस्से में 2 लाख भी नहीं आएंगे। मैंने खूबरू नादरा को घूरते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे सौतेले बेटे तुम्हारी इस तजवीज़ को नहीं मानेंगे। उसके चेहरे पर हल्का सा रंग आकर चला गया, फिर एकदम हंसने लगी। सौतेले बेटे, उसने कहा, कितना अजीब सा लगता है। वैसे उनकी उम्रें कितनी हैं? एक तुमसे 10 साल बड़ा होगा और दूसरा 8 साल। मैंने कहा, बहुत मुनासिब लड़के हैं। बेग साहब, आप कोशिश करेंगे तो बात बन जाएगी, ज़ैनब ने कहा। देखिए ना, हम आपको भी 1 लाख रुपए फ़ीस दे रहे हैं। वो कंगले आपको क्या फ़ीस दे सकते हैं? मैंने चालाकी से उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बात तो आप ठीक कहती हैं। वो एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं, दोनों की तनख्वाह भी बहुत मामूली है। देखिए, मैं उन्हें राज़ी करने की कोशिश करता हूँ, आगे उनकी किस्मत। दोनों औरतों ने यह समझा कि 1 लाख रुपए की पेशकश और उनकी अदाओं ने मुझे जकड़ लिया है। ज़ैनब राजदाना लहजे में बोली, अगर वो इस तरह ना माने तो हमें दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। 20-25 हज़ार रुपये में सारा काम हो जाएगा। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? मैंने नफ़े में सिर हिलाया, नहीं, आखिरी बात समझ में नहीं आई। इसने उधर उधर देखा और आगे झुककर बोली, किसी उजरती कातिल का। अगर वो सीधे रास्ते से बात ना समझें तो उन्हें समझाइए कि मुखालिफ पार्टी का इरादा बहुत ख़तरनाक है। मैंने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। वो पूरी तरह संजीदा दिखाई देती थी और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। लोग तो चंद हज़ार के लिए कत्ल कर देते हैं और इसमें तो 20-25 लाख रुपए की जायदाद का मामला था। ज़मीर हुसैन की ज़ुबान ये बात सुन चुका था कि ज़ैनब के बाप अमीर हुसैन शाहानी ने एक मरतबा गुंडों के ज़रिए अफजल खान पर कातराना हमला कराया था। मैंने उनसे कोशिश करने का वादा किया और चाय पीकर रुखसत हो गया। वहाँ से मैं सीधा ज़मीर हुसैन के घर गया। ज़ैनब और नादरा से होने वाली बातचीत की तस्वीर उसे बताई और कहा कि अदालती कार्रवाई तक वो दोनों लड़कों की हिफाजत का कोई माकूल इंतज़ाम कर लें। इसके 3 रोज़ बाद मैंने अदालत में दावा दायर कर दिया। इब्तदाई चंद महीने अदालत की तकनीकी कार्रवाई में लग गए, यानी दावा, जवाब दावा और हल्फनामा वगैरह। इसके बाद चंद माह तक मुख्तलिफ वजूह की बिना पर तारीखें पड़ती रहीं। नादरा का वकील तो चाहता था कि केस लंबा होता रहे, लेकिन शुरू में मैं भी गफलत बरतता रहा। इस दौरान में मेरा नादरा शाहानी से मुस्तकिल राब्ता रहा।
میں اسے تسلی دیتا رہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، کیس محض دکھاوے کے لیے دائر کیا ہے تاکہ اس کی طوالت سے انور وغیرہ کو مایوس کیا جا سکے اور اپنی پسند کے تصویر پر آمادہ کیا جا سکے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ یا اس کا باپ انور جمیل کو قتل نہ کروا دے۔ تاہم میں نے عدالتی کارروائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ نادرہ کے وکیل کو بھی یہی خیال تھا کہ وہ دونوں پارٹیوں میں تصفیے کی بات چل رہی ہے، اس لیے وہ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے مدعیان کے علاوہ اپنی طرف کے گواہوں کے بیانات بھی بھگتا دیے۔ بالآخر جب نادرہ کو بیان کے لیے عدالت میں طلب کیا گیا تو وہ چونکی۔ اس اسنا میں نے مقدمہ جیتنے کے لیے اچھی خاصی گراؤنڈ تیار کر لی تھی۔ نادرہ کا وکیل چند پیشیوں تک مختلف بہانوں سے تاریخیں لیتا رہا۔ بالآخر عدالت نے اسے مجبور کیا اور اپنے موکلہ کو عدالت میں حاضر کریں ورنہ ایک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تاریخ سے ایک روز قبل نادرہ میرے دفتر میں آئی اور آتے ہی کہنے لگی، وکیل صاحب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، اوہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ 3 لاکھ میں تصفیہ کروا دیں گے، مگر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ 2 لاکھ انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ پہلے کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر اب انہوں نے 20 لاکھ کا خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے چلاکی سے کہا، مس شاہانی بات یہ ہے کہ جب چھوٹے آدمی کو دولت نظر آنے لگتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ انور نے کہا ہے کہ وہ نصف جائیداد پر سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نصف جائیداد؟ میں تو اس کے باپ کو بھی نہیں دوں گی۔ اس کا باپ اب جائیداد کے لیے واپس نہیں آ سکتا۔ وہ رازدارانہ لہجے میں بولی، آپ ایسا کریں کہ کیس خراب کر دیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اس کا نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ مجھے۔ ویسے وہ لوگ پہلے ہی مجھ سے بدظن ہو چکے ہیں۔ اگر میں نے ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو وہ دوسرا وکیل کر لیں گے، پھر تو ہمیں دوسری طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ نادرہ نے کہا، کل آپ مجھ پر کس قسم کی جرح کریں گے؟ فی الحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے کہا۔ انور نے کہا تھا کہ وہ کل صبح ایک سوال نامہ تیار کر کے مجھے بھجوا دے گا۔ شاید اب انہوں نے مجھ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان کا ایک آدمی ہر پیشی کے موقع پر موجود ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے انہیں رقم کی پیشکش کر کے اچھا نہیں کیا۔ نادرہ نے بھویں سکیڑ کر مجھے گھورا اور بولی، بیگ صاحب آپ اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنا پوز کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ میری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، وکیلوں کی ہمدردیوں کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ بہرحال کل ذرا سوچ کر مجھ پر جرح کریں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اس نے ایک دل نواز مسکراہٹ میری طرف پھینکی اور رخصت ہو گئی۔ اگلے روز سب سے پہلے کیس ہمارا تھا۔ جب نادرہ کٹہرے میں کھڑی ہوئی تو جج نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بی بی تمہیں عدالت کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ تم پوری 5 پیشیوں سے عدالت میں حاضر ہونے سے اعتراض کرتی رہی ہو، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میں نے جج کی اجازت سے نادرہ شاہانی پر جرح کا آغاز کیا۔ میں نے گلا صاف کیا اور اپنی فائل میں دیکھتے ہوئے کہا، مسز افضل تم نے جو نکاح فارم کی فوٹو کاپی عدت میں داخل کی ہے اس کی رو سے تمہاری عمر اس وقت 27 سال 7 مہینے بنتی ہے اور یہ نکاح فارم 3 سال پرانا ہے، یعنی تم نے افضل خان کے ساتھ شادی کی اس وقت کی تھی جب تمہاری عمر 24 سال 7 مہینے تھی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نادرہ کے وکیل نے جلدی سے اٹھ کر کہا، جناب عالی مجھے اعتراض ہے کہ یہ جائیداد کا کیس ہے، اس میں عمر پر بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جج نے کہا، مسٹر امجد بیگ کیا آپ کو مادہ عالیہ کی عمر کے بارے میں کوئی شبہ ہے؟ نہیں جناب عالی، میں نے کہا، میرا زاویہ کچھ اور ہے، چند سوالات کے بعد واضح ہو جائے گا۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ نادرہ نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ مسز افضل میں نے کہا، تمہارے والد مسٹر رئیس حسین شاہانی اس وقت عدالت میں موجود ہیں۔ میں نے اپنے ذرائع سے ان کی عمر کے بارے میں معلومات کی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 48 اور 50 سال کے درمیان ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ مخالف وکیل نے دوبارہ اعتراض کیا لیکن جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ نادرہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، ہاں ڈیڈی کی عمر اتنی ہی ہوگی۔ مسز افضل تمہارے شوہر مسٹر افضل خان نے شادی کے وقت اپنی عمر 52 سال لکھی تھی، لیکن میرے پاس کچھ دستاویزات ایسے موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے وقت ان کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ ان دستاویزات میں ایک تو ان کے میٹرک کے سرٹیفکیٹ کی نقل بھی ہے۔ میں نے ایک فوٹو کاپی جج کے سامنے رکھی۔ مسز افضل تم ایک دولت مند اور کھاتے پیتے گھرانے کی فرد ہو اور خوبصورت اور نوجوان بھی ہو، تمہیں اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ کیا تم اس عدالت کو یہ بتانا پسند کرو گی کہ تم نے ایک ایسے شخص سے شادی کیوں کی جس کی عمر تمہارے باپ سے 10-12 سال زیادہ تھی؟ یور آنر مجھے اعتراض ہے، وکیل مخالف نے بڑے زور سے کہا۔ فاضل وکیل میری موکلہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اسے ذاتی سوالات سے باز رکھا جائے۔ جہاں تک نادرہ کا تعلق تھا وہ حیرت اور غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے سوالات اس کی توقع کے بالکل خلاف تھے،
इस दफ़ा जज ने एतराज़ तस्लीम कर लिया। बहरहाल इस सवाल के जवाब की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो बात मैं कहना चाहता था वो कह चुका था। मिसेस अफजल, क्या ये सच है कि तुम्हारे शौहर तुम्हारे दादा अमीर हुसैन शाहानी के दोस्त थे और उनके साथ कुछ अरसे तक काम करते रहे थे? ये मेरी पैदाइश से पहले की बात है, नादरा ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि मेरे मरहूम शौहर मेरे दादा के पास मुलाजमत करते थे। मैंने देखा नादरा का वकील बेजवाब खाकर रह गया। वो यकीनन ये सोच रहा था कि नादरा क्यों उस बात से लाइलमी जाहिर करना चाहती थी। मिसेस अफजल, क्या ये सच है कि तुम्हारे मरहूम शौहर तुम्हारे दादा के 2-3 लाख रुपए लेकर भाग गए थे? वकील मुखालिफ उछला, मुझे एतराज़ है। लेकिन नादरा उसके एतराज़ की परवाह किए बगैर बोली, 2-3 लाख नहीं, 5-6 लाख रुपए। मैं खुद भी उसके जवाब पर दंग रह गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी अहमक साबित होगी। मैंने कहीं पर ये एक मकौला सुना था कि खूबसूरती और जहानत मुश्किल ही एक जगह जमा होती है। वकील ने जब देखा कि इसकी मौकला उसके एतराज़ के बावजूद सवाल का जवाब दे दिया है, तो वह सर झटक कर बैठ गया। मिसेस अफजल, शाहानी गालिबन आपकी ज़ात या ख़ानदानी नाम है। आपके ख़ानदान के अफराद इस नाम को फ़ख्र के साथ अपने नाम के साथ लगाते हैं। आपके वालिद भी अपने आप को रईस हुसैन शाहानी लिखते हैं, लेकिन निकाह फार्म में आपने अपने वालिद का नाम रईस हुसैन लिखा है। इसकी क्या वजह है? बस नहीं लिखा, नादरा ने बरहमी से कहा। ऐसी कोई पाबंदी तो नहीं है। मिसेस अफजल, इस निकाह फार्म से ये पता चलता है कि आपने मिस्टर अफजल खान से सिविल मैरिज की थी। हालांकि मुझे मालूम है कि आप एक साहिब सरवत ख़ानदान की फ़र्द हैं और आपके यहाँ धूमधाम से शादियाँ की जाती हैं, लेकिन आपने छुपकर शादी की। इसकी क्या वजह है? जनाब आली, मुझे एतराज़ है, वकील मुखालिफ ने कहा। फाजिल वकील के पास इस बात का क्या सबूत है कि मेरे मौकला ने छुपकर शादी की थी और ये उसकी शादी में दूसरे अफराद ख़ानदान में शरीक नहीं हुए थे? एतराज़ दुरुस्त तस्लीम किया जाता है, जज ने कहा। मिस्टर अमजद बेग, आप नतीजा निकालने में एहतियात से काम लें। बहुत बेहतर जनाब आली, मैंने कहा। फिर नादरा से मुखातिब होकर कहा, मिसेस अफजल, आपके मरहूम शौहर के बारे में ये बात पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद है कि वो स्मगलिंग करते थे। उनकी वफ़ात वाले रोज़ उनके दफ्तर और घर पर छापा मारा गया था और बहुत सामान बरामद हुआ था। इस रोज़ मरहूम ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि तुम्हारे वालिद कार्रवाई की निगरानी करने वाले एंटी करप्शन DSP के साथ जीप में बैठे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे मरहूम शौहर गिरफ्तारी से ना बच जाएं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। मिसेस अफजल, तुम्हें याद होगा कि जिस वक्त तुम्हारे मरहूम शौहर के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, तो इस वक्त तुम्हारे वालिद अफजल पैलेस में वारिद हुए थे। उस वक्त कम अज़ कम 1 दर्जन अफराद की मौजूदगी में तुमने अपने मरहूम शौहर से अपने वालिद का तारुफ कराया, जिस पर मरहूम अफजल बहुत मोतजिब हुए और उन्होंने पूछा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैडी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुमने कहा था, झूठ बोला था। मैं उन्हें अपनी शादी से दूर रखना चाहती थी। क्या तुम इस बात की वजाहत कर सकती हो कि तुमने अपने वालिद के बारे में गलत बयानी से काम क्यों लिया था? मम, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। जैसा कि मैंने कहा कि इस बात के कम से कम 1 दर्जन गवाह हैं। मैंने कहा, इसके अलावा तुम्हें याद होगा कि जब तुम्हारे शौहर को दिल का दौरा पड़ा और वो जान खोने की अजियत में मुब्तला था, तो तुम्हारे वालिद कहके लगा रहे थे। इसकी क्या वजह थी? रईस शाहानी, जो कमरे अदालत में मौजूद था, एकदम खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, मिस्टर अमजद बेग, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। ऑर्डर प्लीज, जज ने रईस शाहानी को डांटा। आप खामोशी से बैठेंगे, अदालत से बाहर निकल जाएं। शाहानी ने मुठ्ठियां भींच और अजीब सा चेहरा बनाकर कुर्सी पर बैठ गया। उधर नादरा के चेहरे पर भी परेशानी नजर आने लगी थी। उसके वकील ने एक बार फिर मेरे सवाल पर एतराज़ किया, लेकिन जज चूंकि गुस्से में था, उसने एतराज़ मुस्तरद कर दिया और नादरा को जवाब देने का हुक्म दिया। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, नादरा ने कहा। मुझे नहीं पता कि उस वक्त कौन हंस रहा था और कौन रो रहा था। मिसेस अफजल, मैंने कहा, क्या ये सच है कि तुमने अपने शौहर की मुखबरी की थी? नहीं, मैंने किसी की मुखबरी नहीं की। मैंने सवालात का रुख बदलते हुए कहा, मिसेस अफजल, तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मरहूम मिस्टर अफजल खान को पहले से 2 बीवियां हैं और पहले बीवी से 2 बेटे हैं, जिनकी उम्रें इस वक्त अलील तरतीब 35 और 32 साल की हैं। क्या तुमने अपने शौहर से ये नहीं कहा कि उन्हें इस्लामी तालीम के मुताबिक यकता सलूक करना चाहिए? मेरे मरहूम शौहर ने मुझे बताया था कि वो पहली बीवी को तलाक दे चुके हैं। क्या तुम इस तलाक याफ्ता बीवी का नाम बता सकती हो? नादरा सोचते हुए बोली, उसका नाम फिरोज़ा बेगम है। ये मरहूम की दूसरी बीवी का नाम है। मैंने कहा, पहली बीवी का नाम नाहिद बेगम है, जिसे मरहूम अफजल ने कभी तलाक नहीं दी थी। वकील साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, नादरा अपने जोश को दबाते हुए बोली। मेरे मरहूम शौहर ने कभी नाहिद बेगम नामी किसी औरत का जिक्र नहीं किया। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मरहूम अफजल खान ने तुम्हारे सामने अपनी पहली बीवी का जिक्र नहीं किया होगा, लेकिन अदम जिक्र से अदम वजूद लाजिम नहीं आता। दरअसल मरहूम ने मसलतन अपनी पहली बीवी और बच्चों का जिक्र नहीं किया। वो नहीं चाहते होंगे कि पहली बीवी के जिक्र से तुम्हारे और उनके दरमियान कोई तलखी पैदा हो।
یہ دو طرفہ بات تھی، انہوں نے تمہارے ساتھ چھپ کر شادی کی تھی اور تمہارا ذکر پہلی بیوی کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ میں نے جج کی طرف رخ کرتے کہا، جناب عالی، ہمارے ملک میں ایک روایت سی پڑ گئی ہے کہ جب کسی شخص کے ہاتھ میں اچانک بہت ساری دولت آ جاتی ہے تو دیگر نئی چیزوں کے علاوہ ایک عدد نئی بیوی بھی بیاہ لاتا ہے۔ میں کسی پہلی بیوی کو نہیں جانتی، نادرا نے کہا، اگر کوئی تھی تو مرحوم افضل خان اسے طلاق دے چکے تھے۔ ان کی وفات کے وقت میرے سوا ان کی کوئی بیوی نہیں تھی۔ مسز افضل، عدالت کے ریکارڈ میں ناہید بیگم اور افضل خان کے نکاح نامے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی موجود ہے۔ یہ نکاح تقریباً 40 سال پہلے ہوا تھا، تمہاری پیدائش سے تقریباً 13 سال قبل، اس لیے تمہاری لا علمی کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ اصرار ہے کہ مرحوم ناہید بیگم کو طلاق دے چکے تھے تو طلاق نامہ پیش کرنا تمہاری ذمہ ہے۔ نادرا شاہ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکی۔ میں نے سوالات ختم کر دیے اور جج سے استدعا کی کہ وہ آئندہ پیشی کے لیے کوئی قریبی تاریخ دے دیں۔ مخالف وکیل نے نئے نکات کی اسٹڈی کرنے کے لیے لمبی تاریخ مانگی۔ جج نے 20 دن بعد کی تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی پر میں نے پیشکار سے بات کر کے اپنا مقدمہ پہلے نمبر پر لگوا لیا۔ لسٹ پر جو مقدمات پہلے نمبر پر ہوتے ہیں ان کی سماعت ہو جاتی ہے بشرط کہ کوئی اور رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے، لیکن لسٹ کے آخر والے مقدمات عموماً رہ جاتے ہیں۔ تقریباً 9:30 بجے عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ نادرا کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا، میری موکلہ نادرا افضل مرحوم افضل خان کی واحد قانونی بیوی تھیں، نہ صرف بیوی بلکہ بزنس پارٹنر بھی۔ اس نے اس کے کاروبار میں ایک کثیر رقم لگائی تھی، اس کے علاوہ اس نے افضل پیلس کی تعمیر میں بھی رقم لگائی تھی۔ نیز مرحوم افضل خان نے افضل پیلس اپنی بیوی کے ذاتی استعمال کے لیے بنایا تھا، اور چونکہ یہ مکان نادرا کے ذاتی استعمال میں ہے اور اس کی تعمیر میں اس کا پیسہ بھی لگا ہوا ہے، لہٰذا وہ مدرت کے جائیداد نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر عدالت مناسب سمجھے تو مرحوم کے کاروباری حصے میں سے اس کے بیٹوں کو کچھ رقم دے سکتے ہیں۔ وکیل مخالف کے دلائل ختم ہونے کے بعد میری باری آئی۔ میں نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس مقدمے کا اہم اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایک 24 سالہ خوبصورت، دولت مند اور تعلیم یافتہ لڑکی نے اپنے باپ سے بھی زیادہ عمر کے شخص سے کیوں شادی کی؟ جیسا کہ آپ جرہ کے دوران سن چکے ہیں کہ نادرا افضل اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 سال ماضی میں جانا پڑے گا۔ افضل خان جب کراچی میں وارد ہوا تو ایک کلاش نوجوان تھا۔ اس نے کسی طرح سے نادرا کے دادا امیر حسین شانی سے تعلقات پیدا کیے اور کچھ عرصے تک ان کے لیے کام کرتا رہا۔ اس دوران میں وہ ایک دفعہ گرفتار بھی ہوا اور اسے 4 سال کی سزائے قید بھی ہے۔ رہائی کے بعد اس نے دوبارہ امیر حسین شہانی کے لیے کام کیا، لیکن مبینہ طور پر اس کی کچھ رقم چوری کر کے بھاگ گیا۔ رئیس شہانی کو یہ بات باپ کی وفات کے بعد معلوم ہوئی۔ اس کے مالی حالات چونکہ زیادہ اچھے نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کے ذریعے افضل خان کو بیوقوف بنانے کا فیصلہ کیا اور بظاہر اس میں کامیاب رہا، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ افضل خان کی پہلی بیوی اور 2 بیٹے بھی اسی شہر کراچی میں رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ افضل خان کے اپنے پہلی بیوی کے ساتھ تعلقات زیادہ خوشگوار نہیں تھے، لیکن اس نے اسے طلاق کبھی نہیں دی۔ وہ اس سے وقتاً فوقتاً ملتا رہتا تھا اور اس کی مدد بھی کرتا تھا۔ جناب عالی، آپ بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ آئلی قانون کی رو سے کوئی شخص اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے سر گھما کر نادرا شہانی کی طرف دیکھا۔ یہ بات سن کر وہ سراسیمہ نظر آنے لگی تھی۔ میں نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر کوئی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ شادی قانون کی نظر میں کلیدہ متصور ہوتی ہے، بلکہ ایسا شخص سزا کا مستوجب بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس قانون کی رو سے نادرا بیگم کو مرحوم افضل خان کی بیوہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مرحوم افضل خان کی قانونی اور شرعی بیوہ ناہید بیگم ہے، لہٰذا مرحوم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے اصل ورثہ ناہید بیگم اور اس کے بیٹے ہیں۔ جناب عالی، میں عدالت سے گزارش کرتا ہوں کہ نادرا بیگم کو افضل پیلس خالی کرنے کا حکم جاری کیا جائے تاکہ میرے موکلین جو اس جائیداد کے اصل ورثہ ہیں کی حق تلفی نہ ہو۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے 7 دن کی تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی پر انور اور جمیل بھی فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں موجود تھے، تاہم نادرا اور اس کا باپ نظر نہیں آئے۔ جج نے ناہید بیگم اور اس کے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ نادرا بیگم اور اس کے لواحقین افضل پیلس فوراً خالی کر دیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ چونکہ افضل نے اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر نادرا بیگم سے شادی کی تھی، اس لیے نادرا بیگم افضل کی جائیداد کے کسی حصے کی حقدار نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ وہ جعفر ٹریڈرز میں سے اپنا 20% حصہ وصول کر سکتی ہیں۔ جب ہم عدالت سے باہر نکلے تو ضمیر حسین بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور بار بار میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں انہیں سیڑھیوں پر رخصت کر کے واپس چلا گیا کیونکہ مجھے کچھ مقدمات کی پیروی بھی کرنا تھی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد عدالت کے گیٹ کی طرف سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ گیٹ کے پاس لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ میرے ذہن میں اچانک ایک خدشے سے سر ابھرا۔
मैं सब काम छोड़कर गेट की तरफ दौड़ा। वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी और लोगों को एक तरफ हटा रही थी। गेट के पास एक लाश पड़ी थी, जो बड़ी मुश्किल से हजूम में से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा और लाश पर नजर डाली। उसके साथ ही मैं साकित हो गया। वो लाश जमील खान की थी। उसका खून सड़क को रंगीन कर रहा था। मैं जख्मियों की तलाश में इधर उधर दौड़ा। पता चला कि उन्हें गाड़ी में डालकर सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मुझे 100% यकीन था कि जख्मी होने वाले ज़मीर हुसैन और अनवर खान थे। लेकिन जब मैं सिविल अस्पताल जाने के लिए अपनी कार की तरफ दौड़ा तो अचानक मुझे ज़मीर हुसैन और अनवर खान नज़र आ गए। मैंने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र अदा किया, हालांकि वो महज मेरे खदशे का रद्द अमल था, वरना वो शुक्र का लम्हा नहीं था। अनवर खान ने मुझे देखकर सिर्फ इतना कहा, वकील साहब, देखा आपने, ये हराम की कमाई को हासिल करने की ख्वाहिश का नतीजा है। हमें ये जायदाद नहीं चाहिए। हम बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगर हम अपने बाप की नाजायज़ कमाई के पीछे ना पड़ते तो आज मेरे भाई की लाश यूं सड़क पर ना पड़ी होती। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और रोने लगा। हमला आवरों की तादाद 3 थी, जिनमें एक लड़की भी थी। बाद में पता चला कि वो नादरा शाहानी थी। वो तीनों गेट के पास कार में अनवर खान और जमील खान के मुंतजिर थे। इनकी फायरिंग से जख्मी होने वाले दूसरे अफराद में से एक बूढ़ा शख्स था, जिसने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। हमले के बाद तीनों कार में फरार हो गए, लेकिन इत्तेफाक से एक पुलिस की कार वहां करीब ही मौजूद थी। उसमें एक एएसआई समेत 3 पुलिस वाले मौजूद थे। वो फौरन फरार होने वाली कार के पीछे लग गए। उस वक्त नादरा कार चला रही थी। वो केएमसी बिल्डिंग के पीछे से होती हुई लाइट हाउस की तरफ निकली। वहां उसने सिग्नल तोड़ा और कचेरी रोड से होती हुई फेरियर रोड पर पहुंची। फेरियर रोड के उस हिस्से पर अमूमन बसों का हजूम रहता है और उस सड़क पर वन वे ट्रैफिक चलती है। नादरा ने बदहवासी में कार दाहिनी तरफ मोड़ दी, हालांकि वन वे की वजह से उसे बाईं तरफ मुड़ना चाहिए था। थोड़ी दूर आगे एक खुला ट्रक जिसमें सरिया लदा हुआ था किसी जैली गली से मेन रोड पर नमूदार हुआ। ड्राइवर ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई कार गलत सिम से उसकी तरफ आ रही होगी। नादरा सामने से आने वाली ट्रैफिक से बचने की कोशिश में ट्रक से जा टकराई। भारी सरिया जो ट्रक की साइडों से आगे निकला हुआ था, विंडो स्क्रीन तोड़ता हुआ कार में घुस गया। कार चकनाचूर हो गई। नादरा और उसका एक साथी शदीद जख्मी हो गए। उनका तीसरा साथी मौके पर ही हलाक हो गया। कहते हैं कि एक सलाख उसके माथे में सुराख करके आर पार हो गई थी। नादरा 2-2.5 महीने तक अस्पताल में रही। उसकी एक आंख ज़ाया हो गई थी और चेहरे का बायां हिस्सा बुरी तरह मसक हो गया था। बाद में मुझे कुछ कागजात और हिसाबात के सिलसिले में उसके पास जाना पड़ा। वो आंखों पर गहरा चश्मा लगाती है और ज़्यादातर एक नीम तारीख कमरे में बैठी रहती है। जब मैंने हादसे के बाद पहली मर्तबा उसे देखा तो मेरे बदन में झुरझुरी सी आ गई। मैं सोचने लगा कि इंसान जिन चीज़ों पर इतराता फिरता है वो हकीकत में कितनी नापायदार होती हैं। आखिर में मुनासिब मालूम होता है कि मैं नाहिद बेगम और अनवर खान का भी कुछ जिक्र कर दिया जाए। मज़कूरा हादसे के बाद नादरा ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की और अफजल पेलिस खाली करके चाबियां मुझे भिजवा दी। लेकिन अनवर खान और उसकी वालदा ने अफजल खान की जायदाद में से एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च करना पसंद नहीं किया। उन्होंने जाफर ट्रेडर्स में से नादरा शाहानी का हिस्सा अदा करने के बाद पूरा कारोबार अफजल खान की दूसरी बीवी फिरोज़ा के सुपुर्द कर दिया और अफजल पेलिस एक ट्रस्ट के सुपुर्द कर दिया, जो आजकल वहाँ एक सेकेंडरी स्कूल चला रहा है।